हेलो गाइस। सो कल के लेक्चर में फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया था पिगमेंट्स की कौन कौन से पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनका क्या रोल है। आ रही बात समझ में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट, प्रकाश जो है किस प्रकार के लाइट को प्लांट क्या करता है, अवशोषित करता है। Dear students, we know about natural source of energy and natural source of energy is the sunlight. Clear student? क्या है? सूर्य का प्रकाश है और ये सूर्य का प्रकाश जो है इसको अपन क्या कहते हैं? रेडिएशन एनर्जी कह रहे हैं, विकिरणीय ऊर्जा कह रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्या कह रहे हैं? रेडिएशन एनर्जी, विकिरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, सनलाइट में मेनली अगर बात करें हम लोग सूर्य से, सन से आने वाली लाइट व्हाइट लाइट, और इस बात से भी जानते हैं कि अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करें, प्रिज्म से गुजारें, अरे बस, तो ये 7 कलर में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। 7 कलरों में क्या हो जाती है? डिसोसिएट हो जाती है। अरे बस समझ। और ये 7 कलर क्या कहते हैं अपन लोग? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज एंड रेड। अरे बस। और इनका जो वेवलेंथ है, इनका वेवलेंथ है स्टूडेंट, वो कितना है? 390 nm से 760, जो लास्ट में अपन बात करें रेड, ठीक है। विबग्योर की बात करें जिसे इस प्रकार से, तो इस विबग्योर में पहले की तरफ यूवी लाइट एंड देन बाद में आईआर यानी कि इंफ्रारेड अवरक्त किरणें होती हैं। अरे बस। अब इनका वेवलेंथ जो है अपन बात करें 390 से लेकर कितना है? 760 तक है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार को जो ये विबग्योर है इसको अपन क्या कहते हैं? इस प्रकाश को दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, विजिबल लाइट भी कहते हैं। अरे बस समझो। और इन सब की वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। जितनी अधिक वेवलेंथ है उतनी कम एनर्जी है, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, और जितनी कम वेवलेंथ है उतनी अधिक एनर्जी है। अरे बस समझ। तो ये जो दर्शीय प्रकाश है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकाश को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट? यहाँ पर PAR क्या बोला जाता है? PAR, ध्यान रखें, PAR क्या बोल जाता है? फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण बोला जाता है। यानी कि हम इसकी अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं वो प्रकाश जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? PAR कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग एक इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये जो PAR है, क्लियर है, इस PAR का हम बात करें कि ये कुल अवशोषित या कुल जो है अपन कह रहे हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का 50% होता है, क्लियर है। और इसका भी हम जानते हैं केवल क्या होता है? 2 से 10% प्रकाश जो है पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये लोग हम जानते हैं, ठीक है, कि कुल प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसका 50% PAR है, इसका 2 से 10% पौधों के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है, ठीक है, PAR का। और कुल की बात करिएगा तो कितना आएगा? 1 से 5%, जो हम इकोलॉजी में इस कंसेप्ट को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। आगे बस समझ। तो ये बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की इस वेवलेंथ को जो है पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा, इस दर्शीय प्रकाश की किरणों को या ये जो अलग अलग प्रकाश है इसको पौधे जिस रूप में अवशोषित करते हैं स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोन्स कहते हैं। उनको हम क्या कह रहे हैं? फोटोन्स कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि ये जो प्रकाश की, मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि सेल की, ठीक है, लीफ की बात कर लेते हैं कि इस प्रकार से हम लीफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लीफ में ये जो प्रकाश पुंज आ रहा है, तो ये जिस फॉर्म में आता है, ठीक है, जिस फॉर्म में अवशोषित करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट? फोटोन कह रहे हैं, फोटोन्स कह रहे हैं। अरे वो क्या कह रहे हैं? फोटोन कह रहे हैं, पुंज कह रहे हैं। अब फोटोन में
जो ऊर्जा की मात्रा होती है, ऊर्जा की जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, इसको हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्वांटम। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड है, क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वांटम। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हो, देखिए जो लाइट का बीम जो आ रहा है, पुंज जो आ रहा है उसको फोटोन, अब उसमें कितनी ऊर्जा है आ रही, बस उसको हम क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्वांटम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्वांटम कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और ये क्वांटम क्या है, एक वचन है, और अगर बहुवचन वर्ड करेंगे तो क्वांटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वांटा, सिंपल सी बात है। अरे बात समझ रहे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हम इस क्वांटा और क्वांटम पे कुछ टर्म्स यूज कर लेते हैं, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक नीड। ठीक है, अरे बात सुन, फोटोसिंथेटिक नीड, और एक होता है फोटोसिंथेटिक क्वांटम नीड कहते थे, इसको कहते थे क्वांटम नीड और क्वांटम यील्ड। क्वांटम नीड, और दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं क्वांटम यील्ड। बहुत सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्वांटम नीड वर्ड लिखा है, क्वांटम आवश्यकता, हिंदी के लिए बात करें क्वांटम आवश्यकता, और क्वांटम उत्पादक, क्वांटम उत्पादक और क्वांटम आवश्यकता। क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है कि ये इसके लिए इसमें ये बात होती है कि CO2 के, एक CO2 के अपचयन के लिए, अपचयन के लिए, ठीक है, रिडक्शन के लिए आवश्यक फोटोन की मात्रा, आवश्यक फोटोन की मात्रा। देखिएगा बहुत सिंपल टर्म है फोटोन की मात्रा। क्या कह रहे भाई, हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की, तो उसमें हमने कहा था कि जो CO2 होते हैं वो CO2 किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज किया, क्वांटम नीड क्या है, तो हम कह रहे हैं कि एक CO2 जो है, इस CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, या ये कह लो कि एक CO2 के रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए आवश्यक फोटोन की मात्रा क्या कहलाएगी, क्वांटम यील्ड कहलाती। और एक CO2 के अपचयन के लिए लगभग कितने चाहिए, 8 फोटोन चाहिए, 8 फोटोन चाहिए। ठीक बात है, तो कितने फोटोन चाहिए, 8 फोटोन एक CO2, ये तो हुआ नीड। दूसरे देखिएगा, अगर हम बात कर ले कि हम एक ही फोटोन देंगे, हम दूसरा बात क्या करें कि फोटोन ही एक ही देंगे, अब कितनी O2 निकलेगी, ठीक है, कितनी O2 निकलेगी, इसको क्या कहेंगे, क्वांटम यील्ड कहेंगे। ठीक है, क्वांटा की बात आ गई, इसलिए हमने दो टर्म यूज कर लिए, क्वांटम नीड, नीड का मतलब एक CO2 के अपचयन के लिए आवश्यक फोटोन, और यील्ड का मतलब हो गया एक फोटोन देंगे तो कितनी O2 निकलेगी, वो यील्ड हो गया। बात समझ में आ रही, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसका जरा ध्यान रखें। और ये बात समझ, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये जो लाइट है इस फोटोन के रूप में अवशोषित होती है, तो लाइट को पिगमेंट जो है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल ए है, बी है, ये कौन सी लाइट को अवशोषित करते हैं, क्या होते हैं, तो बात करते हैं हम लोग। देखिए जरा, क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो वॉयलेट एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वॉयलेट को, ऑरेंज को, ब्लू को एब्जॉर्ब करता है मोस्टली, ठीक है। अब ये जो लाइट है, और उसके बाद जो क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है उसको कौन करता है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है कैरोटीनॉइड। आई बात समझ में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की, और वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होने के बाद यहां साथ कर लेते हैं बात हम एक्शन स्पेक्ट्रम की, एक्शन स्पेक्ट्रम की। ये समझाना चाहेंगे कि ये जो पिगमेंट है वो पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अभी हम लाइट की बात करें तो उसमें देख लेते हैं कि पिगमेंट जो है कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो वेवलेंथ है लाइट की, ठीक है, वो वेवलेंथ कहां से कहां है, तो हम कहेंगे 400, हम कहेंगे 500, हम कह रहे हैं 600, हम कह रहे हैं 700। तो यहाँ कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। देन मतलब क्या पीक आएगी। देन उसके बाद हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास कितना फोटोसिंथेसिस होगा, क्या एक्शन होगा उसका,
मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, सेम यहाँ पर 400, सेम यहाँ पर 500, सेम यहाँ पर 600 और 700। क्लियर। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि 400 से 500 रेंज में क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया, इसमें देखिएगा जरा, इसमें हम नोट कर रहे हैं ये क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है। आ रही बात समझ में। तो यहां से 400 से 500 यानी कि ब्लू और वॉयलेट की बात करें, इस रेंज में एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी के द्वारा ज्यादा होता है, जबकि रेड लाइट की बात करें या 600 से 700 के बीच बात करें तो यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा ज्यादा होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए के द्वारा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये क्लोरोफिल बी का जो है एब्जॉर्प्शन, बी के द्वारा लाइट का एब्जॉर्प्शन 400 से 500 में ज्यादा होता है, ए के द्वारा 600 से 700 के बीच ज्यादा होता है। आगे बात समझ में। अब देखिएगा जरा, अब हम बात करें कि यहाँ पर जो है फोटोसिंथेटिक, या अपन ये कर ले कि ये क्लियर, यानी कि एक्शन की बात कर लो या ये बात कर लो डियर कि फोटोसिंथेसिस पीक जो है ज्यादा कहाँ आएगी, या फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा कहाँ आएगी, तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की रेट यहाँ पर ज्यादा आ रही है। ठीक है, जबकि ग्रीन में बिल्कुल फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलता, रेट क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है, हरी बात समझ में। तो ये इसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं डियर, अब देखते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक एंटीने की। किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एंटीने की बात करें। ग्राफ दोनों समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन की बात हुई और ये क्या हुई, एक्शन की बात हुई, मतलब किस प्रकार की रेट देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक एंटीने की बात कर ले। एंटीने की मतलब इसी प्रकार से कि लाइट को किस प्रकार से एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है। डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक अगर हम एंटीने की बात करें तो फोटोसिंथेटिक एंटीने में हेडिंग रहेगी हमारी फोटोसिंथेटिक एंटीने। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंटीने में देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं लाइट जो है इसका रिएक्शन सेंटर, फोटोसिंथेटिक एंटीने में देखिएगा रिएक्शन सेंटर वो क्लोरोफिल ए बनाता है। क्लियर है, कौन बनाता है, क्लोरोफिल ए बनाता है। उसके बाद क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करता है, इसके आसपास एंटीना बनाता है। एंटीना बनाने का मतलब है, देखिएगा जरा, जैसे हम सेम बात हुई है कि टीवी चलाते हैं उसमें एंटीना लगा होता है जो क्या करता है, सिग्नल जो है पकड़ता है, सिग्नल कैच करता है। तो जो लाइट को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता है उसको ये जो आसपास क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड है ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ स्थानांतरित करते हैं, क्लोरोफिल ए के पास स्थानांतरित करते हैं। बात समझ में आ रही, मतलब जैसे देखिएगा ये जो है इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल के पास आएगी, ऐसे जाएगी, इस प्रकार से ये क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया कहाँ से स्टार्ट होगी, क्लोरोफिल ए से ही स्टार्ट होगी। क्लोरोफिल ए इसका क्या है, मुख्य अणु, प्रिंसिपल अणु है। ठीक है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जो ये आसपास देख रहे हैं ये सभी सहायक वर्णक है। ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, एंटीने का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एंटीने का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस एंटीने को जो है ये सहायक वर्णक और प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, LHC कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये जो एंटीने मॉलिक्यूल इसको क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये लाइट का जो है बीम है, ये लाइट का जो पुंज है आ रहा है सहायक वर्णक के पास, उसके बाद रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के पास जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसके चारों तरफ एंटीने मॉलिक्यूल, इसको LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा बनेगा, सहायक वर्णक प्लस प्रोटीन के द्वारा। जैसे ही क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करेंगे, ठीक है, लाइट को अवशोषित करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा।
कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट के बाद वापस रिएक्शन सेंटर या आगे ट्रांसफर होगा और किसका निर्माण करेगा, एनर्जी का निर्माण करता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक एंटीने हो गए, यानी कि इसी से रिलेटेड कि क्लोरोफिल जो या पिगमेंट जो है लाइट को किस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे ट्रांसफर करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। हमारे पास क्या हेडिंग रहेगी, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑफ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या अभिक्रिया। अरे बात समझ में? तो हमने पहले कहा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो दो फेज में कंप्लीट होता है। नंबर एक डियर स्टूडेंट लाइट रिएक्शन एंड नंबर दो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया। सिंपली अगर अपन देखें डियर स्टूडेंट तो हमने कहा कि प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होने वाला है। इधर बात कर लेते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया है ये कहाँ होगी, ग्रेना में होगी। अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी, स्ट्रोमा में होगी। जनरली हम लोगों ने ये बात की थी। हमारी बात समझ में? अब देखिएगा ग्रेना में क्या होगा, प्रकाश अवशोषित होगा, ठीक है, प्रकाश का अवशोषण होगा, लाइट का उपयोग होगा। लाइट के उपयोग होने से जो है यहाँ पर क्या होगी, वही एंटीने मॉलिक्यूल जैसे हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से डियर स्टूडेंट यहाँ क्या बनेगा, एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। प्लस यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट H2O का हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, जिसे H+ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे या रिलीज होंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइट रिएक्शन में प्रकाश का अवशोषण होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, जिसे एटीपी और NADPH2 का निर्माण होगा, एटीपी और NADPH2 का निर्माण होगा। प्लस जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा में। एटीपी NADPH2 कहाँ जाएंगे, स्ट्रोमा में जाएंगे। वहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिएगा जरा, वहां पर इस CO2 को, ये CO2 को C3 साइकिल के द्वारा किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, कार्बनिक जो है अणुओं में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये कार्बनिक अणु कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से सेल में स्थानांतरित हो जाते हैं, दूसरी सेल में, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सोर्स और सिंक वाली बात। तो ये इस प्रकार से लाइट और डार्क रिएक्शन क्या क्या है, एक प्रकार का एक ओवरव्यू जो हमने बात किया, फिर इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब लाइट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में कौन कौन से फिनोमेनास होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। डियर स्टूडेंट, नंबर 1, लाइट रिएक्शन में O2 इवॉल्व होगा, O2 रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, फोटोलाइसिस होगा, ठीक है। एटीपी NADPH2 का फॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर ही हम फिनोमिना पढ़ेंगे, रेड ड्रॉप एंड इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। डियर स्टूडेंट, यहां पर ही हम जो है फिनोमिना पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में ये मैकेनिज्म होगा, ठीक है। O2 इवॉल्व, ये साथ में और कह दो कि लाइट का एब्जॉर्प्शन, प्रकाश का अवशोषण, और O2 इवोल्यूशन, और क्या होगा, H2 का जो है जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस, एटीपी और NADPH2 का निर्माण, रेड ड्रॉप और इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, और
फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लिक जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में, ये सभी जो है अपन कहाँ पढ़ेंगे, लाइव टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका 1 बाय 1 हम जो है कल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।